चलिए मित्र, सभी मित्रों का सनराइज करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम फिजिक्स की क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं आप सभी के लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं हेतु टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, यूपीपीसीएस, टेक्निकल के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं जिसमें फिजिक्स का पोर्शन आपका आता है, उसी सीरीज में हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए हैं और इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किया है। आज तीसरा लेक्चर आपको मिलने जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्रिज्य वेक्टर, कोणीय वेग के बाद आपका रेखीय वेग, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। इतनी क्लास हमारी हो चुकी है। आज अगला पॉइंट जो है आपका अभिकेंद्र त्वरण। हम नेक्स्ट पॉइंट आज आपसे चर्चा करेंगे, अभिकेंद्र त्वरण। कौन सा पॉइंट है? अभिकेंद्र त्वरण ना। देखिए मित्र, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? हम बताए थे आपको, जब कोई कण किसी वृत्तीय या वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। क्या करता है? जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, ये मान लेते हैं P कोई कण है जिसका ये ओरिजिन बिंदु O है। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो बताए थे हम आपसे कण का परिमाण, जो घूमने की दिशा है ना, परिमाण इसका तो क्या होता है? अचर रहता है, लेकिन उसकी दिशा निरंतर बदलती जाती है। यहाँ से कह सकते हैं, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर अथवा वृत्तीय गति करता है तो कण का वेग जो है उसका परिमाण तो अचर रहता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। क्लियर है? जब दिशा बदल जाती है तो इस स्थिति में क्या होता है, उस पर एक कण, जो कण है उस पर कण की दिशा में एक त्वरण लगता है। क्या होता है? एक त्वरण। जैसे ये आपका गतिमान है, इसकी दिशा लगातार क्या हो रही है? बताइए। दिशा लगातार बदलती है ना, बदलती है, लेकिन इसका वेग का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? वेग का परिमाण अचर रहता है ना, समय के साथ अचर रहता है। तो जब कोई कण ऐसे वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति के दौरान इस पर क्या करता है? एक त्वरण कार्य करता है ना। क्या कार्य करता है? बताइए। एक त्वरण कार्य करता है जो इस कण के ना, इस कण के केंद्र की ओर क्या होता है? अभिमुख होता है, केंद्र की ओर। इस पर कोई एक, मान लीजिए ये त्वरण ए, ठीक है, ये क्या करता है? इसके कण के केंद्र की ओर, ये जो कण है इसके द्वारा यह त्वरण कहाँ पर लगेगा? केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर। जैसे ये आपका है वृत्त मान लेते हैं और यहाँ इसका सेंट्रल है, तो इस पर क्या होता है? इसके केंद्र की ओर क्या करता है? एक त्वरण अभिमुख दिशा में कार्य करता है। हाँ, क्या कार्य करता है? एक त्वरण लगता है जिसकी दिशा कहाँ होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है। और जो इस कण का वेग है ये, ठीक है ना, वेग v, इसके क्या होगी? बताइए। इसकी जो दिशा होगी त्वरण की, वह इसके जो वेग है, कण द्वारा आपतित जो वेग है उसके क्या होती है? परपेंडिकुलर, लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। समझ रहे हैं? मतलब कोई कण जब वृत्ताकार मार्ग पर अथवा वृत्तीय गति करता है तो हम जानते हैं उसका क्या होगा? वेग का जो परिमाण होता है वो अचर रहता है, लेकिन उसकी दिशा हमेशा लगातार बदलती रहती है। अब दिशा बदलेगी तो इस स्थिति पे क्या होता है? उस कण पर एक त्वरण कार्य करने लगता है ना, जो क्या करता है? सदैव वृत्त के या उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर अभिमुख होता है। किधर? केंद्र की ओर लगता है।
और इसकी जो दिशा होती है वो उस कण के वेग के लंबवत होती है। यानी क्या कह सकते हैं, जो त्वरण की दिशा है वह कण के वेग के परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में व्यवस्थित होता है। क्लियर है? तो इसकी अगर डिफिनीशन कहा जाए तो क्या हो सकता है यहाँ से बताइए। अगर डिफिनीशन के बारे में कहा जाए तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं बताइए। फिगर के माध्यम से समझ में आया तो लिखिए, इसकी डिफिनीशन क्या होगी स्टार बनाकर। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस कण के वेग का परिमाण क्या होता है, अचर रहता है। लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। क्या होता है, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसके वेग का परिमाण तो अचर रहता है ना, लेकिन क्या होता है उसकी दिशा बदलती रहती है ना। इस दशा में उस कण पर एक क्या होता है बताइए। इस दशा में उस कण पर एक बताइए त्वरण ना, एक त्वरण उसके वेग के लंबवत दिशा में लगता है ना, कार्य करता है या लगता है। ठीक है, लंबवत दिशा में क्या करता है, कार्य करता है अथवा लगता है ना। तथा वह वृत्त के केंद्र की ओर अभिमुख होता है ना। क्या होता है, वृत्त के केंद्र की ओर अभिमुख होता है। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस कण के वेग का परिमाण अचर रहता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इस दशा में उस कण पर एक त्वरण कार्य करता है ना, उसके वेग के लंबवत दिशा में। अभी हमने आपको बताया कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है, गति करता है, तो इस पर इसके केंद्र की ओर ना, इसके केंद्र की ओर क्या लगता है बताइए, एक त्वरण लगता है। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, त्वरण ए लगता है ना, लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, वेग के लंबवत दिशा में। किस दिशा में लगता है, वेग के लंबवत दिशा में कार्य करता है ना। तथा वह वृत्त के केंद्र की ओर अभिमुख होता है, सेंटर की ओर अभिमुख होता है ना, वृत्त के केंद्र की ओर अभिमुख होता है। ठीक है, अब देखिए यह त्वरण या इस त्वरण के कारण कण बताइए क्या होगा, इस त्वरण के कारण कण के
वेग का परिमाण, कण के वेग का परिमाण अचर रहता है, अचर रहता है तथा उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, इस त्वरण को क्या कहेंगे? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? देखिए, हमने क्या होता है कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति करेगा तो उसके वेग का परिमाण तो हमेशा क्या होगा? स्थिर रहेगा, अचर रहेगा, बदलेगा नहीं ना, लेकिन उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। इस स्थिति में क्या होता है कि कण के वेग की दिशा के लंबवत एक त्वरण कार्य करता है ना। क्या करता है? एक त्वरण कार्य करता है जो क्या होता है? वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा अभिमुख होता है ना। जो त्वरण कार्य करता है वह वृत्त के केंद्र की दिशा में, केंद्र की ओर ही अभिमुख होता है। और यह त्वरण करता क्या है? इसी के कारण वेग का परिमाण अचल रहता है तथा उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। इसी त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। समझ में आया? साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा त्वरण जिसके कारण किसी वृत्तीय गति करते हुए कण के वेग का परिमाण स्थिर रहता है तथा उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं ना। अभिकेंद्र त्वरण को किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं ना। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से ना। अब देखिए, अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर क्या हो जाएगा? ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर फार्मूला है। अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर ना। वी क्या है बताइए? मैंने बताया था आपको, वी रेखीय वेग ना। क्या होगा? वी रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी ना। आर क्या है बताइए? त्रिज्या है ना। वृत्ताकार मार्ग की क्या है? त्रिज्या है। तो आपसे पूछ सकता है किसी भी कण का वृत्तीय गति करते हुए किसी कण का रेखीय वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, या 20 मीटर है, तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा? तो क्या करेंगे? अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर। क्लियर है? अब देखिए, इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। क्लियर है ना इतना? अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर। क्लियर? देखिए, हमने आपको बताया ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर, ये आपका अभिकेंद्र त्वरण हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल मैंने एक संबंध आपको बताया था, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। क्या बताया था? v बराबर आर ओमेगा। क्या बताया था? v बराबर आर ओमेगा ना। जहाँ ये क्या है? v रेखीय वेग है, ओमेगा क्या है आपका? कोणीय वेग है, आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है ना। तो क्या बताए थे? रेखीय वेग जो होता है वो उस कण की त्रिज्या और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से v का मान आर ओमेगा रख दें, क्या रखें? v बराबर आर ओमेगा रखने पर क्या होगा बताइए? यहाँ से देखिए, त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा? आर ओमेगा का स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर अपान आर। ठीक, अब देखिए एक आर से एक आर कट गया तो त्वरण ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यह किस फॉर्म में है? कोणीय वेग के पदों में, कोणीय वेग के पदों में, वेग के पदों में अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण क्या हो जाएगा? ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर ना। समझ में आ रहा ना? ए बराबर क्या हो गया? आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा, ओमेगा का मान देके भी आपसे अभिकेंद्र त्वरण पूछा जा सकता है। तो ओमेगा के पदों में कैसा होगा संबंध? ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए इसमें आर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर आ रहा है, मतलब त्रिज्या है ना। क्या है? त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। अभिकेंद्र त्वरण का मान त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है बताइएगा? इसीलिए इसे त्रिज्य त्वरण क्या कहते हैं? त्रिज्य त्वरण कहते हैं। क्योंकि यह त्रिज्या पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्लियर है? समझ में आया? इसे त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या के अभिमुख होता है ना। अगर मान लीजिए ये आपकी वृत्तीय गति है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी ना। वृत्त की रेडियस त्रिज्या के बराबर होगा। तो ये कण क्या करता है? किधर लग रहा है बताइए? वृत्त के केंद्र की ओर। जो ये त्वरण लग रहा है ये केंद्र की ओर लग रहा है, इसीलिए जो केंद्र और इस बिंदु की दूरी है वो क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। अथवा हम कह सकते हैं कि यह वृत्त की त्रिज्या की ओर अभिमुख है ना, इसीलिए इसको हम त्रिज्य त्वरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या पॉइंट आया कि किसी वृत्तीय गति करते हुए कण का वेग का परिमाण अचर रहता है, कौन सा त्वरण उत्तरदायी है बताइए? अभिकेंद्र त्वरण ना। अब इसी में एक पॉइंट और आता है, स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है वो उसके कारण क्या होता है? पिंड के वेग का परिमाण बदलता है लेकिन उसकी दिशा निश्चित होती है। जब कोई परिवर्ती वृत्ताकार मार्ग पर, एक पॉइंट और यहाँ से आता है, परिवर्ती वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के वेग के परिमाण का बदलना तथा उसकी दिशा निश्चित होना स्पर्श रेखीय त्वरण न पर निर्भर करता है। ठीक है? तो एक त्वरण ऐसा है जिसके कारण किसी वेग का, कण के वेग का परिमाण तो निश्चित रहता है, अचर रहता है, वह अभिकेंद्र त्वरण है। लेकिन अगर परिमाण बदल जाए, दिशा निश्चित हो जाए, तो उसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में? चलिए
अब यहाँ से अगला पॉइंट जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिकेंद्र बल, वेरी इंपॉर्टेंट, अभिकेंद्र बल। ठीक है, यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है, अभिकेंद्र बल ना, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल ना। अब देखिए, आप जानते हैं कि कोई कण जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है ना, ये O है, यहाँ पे कोई कण है P, यह जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो इसकी गति के दौरान इस पर एक बल कार्य करता है ना, क्या करता है, एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। यह कहाँ होता है, वृत्त के केंद्र की ओर, इस पर एक बल कार्य करता है ना, F, क्या करता है, F कार्य करता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं ना। कहा जाए तो मान लीजिए ये आपकी वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, ये यहाँ आपका सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर मान लेते हैं O, ठीक है। अब इस पर कोई कण, मान लीजिए यहाँ पे कोई कण है, तो इस पर क्या कार्य करता है, देखिएगा, ठीक है, ये, ठीक है, इस कण द्वारा इस पर फोर्स कार्य करता है, क्या करता है, फोर्स, ये इसका वेग है v, ठीक है, इधर एक फोर्स कार्य कर रहा है, इसकी दिशा आपकी यहाँ से हो गई v, ठीक, फिर यहाँ से आपका ये फोर्स कार्य कर रहा है, इसकी दिशा ये v हो गई, आ रहा समझ में, फिर यहाँ से आपका फोर्स कार्य कर रहा है, इसकी दिशा v हो गई, ठीक है, समझ पा रहे हैं। मतलब वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई कण गति करता है ना, वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर उसके केंद्र की ओर, ये क्या है, इसका सेंटर है, केंद्र है, उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा ना, जिसे हम क्या नाम देते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं ना। और यह कैसी दिशा होती है, यह हमेशा वेग की, जो वेग है और बल की जो दिशा है, ये हमेशा लंबवत होता है। कैसे कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है, समझ में आ रहा ना। वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, उसकी गति के दौरान एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्लियर है। अब आप यहाँ से लिखिएगा, इसकी डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगी बताइए। चलिए लिखिएगा, ये फिगर समझ में आया, क्लियर है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से कैसे इसकी हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे,
अभिकेंद्र बल कहते हैं ना। क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, मान लीजिए ये आपका कण है तो इसका कोई द्रव्यमान होगा ना। यहाँ पे कण P है, अब इसका कोई द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान, मास। मान लेते हैं इस कण का वेग तो ये v हो गया, आपका इस कण का द्रव्यमान यम है। क्या है? द्रव्यमान यम है। इस पर लगने वाला फोर्स F है। क्या है? F है ना। हम मानते हैं यदि पिंड का द्रव्यमान यम है तथा लगने वाला बल F है, तब ना, अगर मान लेते हैं पिंड का द्रव्यमान यम है और उस पर F बल जो कार्य कर रहा है, तो यहां से F बराबर क्या होगा बताइए। देखिएगा F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर आपका होगा द्रव्यमान गुणे क्या होगा बताइए, अभिकेंद्र त्वरण। F बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण ना। जो आपका अभिकेंद्र त्वरण है और द्रव्यमान का जो गुणा होगा वही फोर्स के बराबर होगा। तो F बराबर यहाँ से आ गया यम इंटू अभिकेंद्र त्वरण। अभी आपको बताया A बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण A बराबर क्या होता है, v²/r। तो F बराबर क्या आ गया, mv²/r। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r। क्लियर है? क्या आ गया, mv²/r। इतना समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब देखिए, यहां से एक हमने डेरिवेशन देखा F बराबर mv²/r। अभी आप जानते हैं B का मान r ओमेगा रखा जाए ना। अगर B का मान कोणीय वेग के पदों में आपको ज्ञात करना है तो B बराबर r ओमेगा होता है। तो यहाँ से F बराबर क्या होगा बताइए, यम इंटू r ओमेगा का स्क्वायर/r हो जाएगा। हाँ, अब देखिए F बराबर m, ये हो गया आपका r² ओमेगा²/r ना। एक r से r कट गया तो F बराबर क्या आ जाएगा, mr ओमेगा²। क्या होगा, F बराबर mr ओमेगा²। क्लियर है? तो ये ओमेगा² कब होगा, जब कोणीय वेग का मान हम रखेंगे ना। नहीं तो हम जानते हैं कि वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की होती है, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान यम है ना और उसका क्या अभिकेंद्र त्वरण A मान लेते हैं, तो उस पर जो F लगेगा वह द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। तो F बराबर यम v²/r। अगर v का मान r ओमेगा प्रयुक्त किया जाए तो F बराबर mr ओमेगा²। क्लियर है? अब देखिए, यह जो हमारा अभिकेंद्र बल है यह कोई नया बल नहीं है, अलग से कोई नया बल नहीं आ गया है। ठीक है? प्रकृति में विद्यमान जो बल है आपके, जैसे घर्षण बल हो गया ना, स्थिर वैद्युत बल हो गया, इन्हीं बलों में से कोई एक बल ही क्या होगा, अभिकेंद्र बल होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? इतना कर लें इसको। ठीक है? मतलब क्या है, कोई भी बल जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे आपका स्थिर वैद्युत बल हो गया ना, गुरुत्वीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, कौन कौन, यह कोई नया बल नहीं है, बल्कि प्रकृति में विद्यमान
कोई बल हो सकता है, कोई बल हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका कौन सा बल हो सकता है? घर्षण बल। ठीक, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। इन्हीं बलों में से कोई भी एक बल आपका अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इतना? अब चलिए, अब देखिए अभिकेंद्र बल के उदाहरण ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अभिकेंद्र बल के उदाहरण, या इसी को हम बोल सकते हैं वृत्तीय गति के भी एग्जाम्पल। ठीक है, जो अभिकेंद्र बल का उदाहरण होगा वो आपका वृत्तीय गति का भी उदाहरण हो सकता है। क्लियर है? पहला पॉइंट, बहुत यहां से प्रश्न आते हैं, कार का सड़क पर मुड़ना। पहला एग्जाम्पल है कार का सड़क पर मुड़ना। ठीक है, दूसरा लिखिए, डोरी से बंधे कण की क्षैतिज व्रत में गति। ठीक है, क्षैतिज व्रत में गति। ठीक है, तीसरा, प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, आपसे बहुत पूछा जाता है। चौथा, परमाणु में वृत्तीय गति। क्लियर? ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि अभिकेंद्र बल के उदाहरण के रूप में हम जानते हैं। क्लियर है? अब देखिए, पहला पॉइंट हमने बताया कार का सड़क पर मुड़ना ना। आप देखते हैं जब कार सड़क पर मुड़ती है तो उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है ना। आप देखते हैं सड़कों पर जब मुड़ान आता है ना, जहाँ पे मुड़ान आता है वहाँ पे सड़कें थोड़ा ढाल बनाई जाती हैं, ढालदार। एक सिरा ढाल होता है और एक ऊपर होता है ना, ढलान टाइप की सड़कें बनाई जाती हैं। कहाँ पे? मोड़ पे। वहाँ क्यों ऐसा बनाया जाता है? ये अभिकेंद्र बल की प्राप्ति करने के लिए। क्लियर है? अगर कार सड़क पर मुड़ रही ना तो इसके अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा बताइए? मैंने अभी बताया कि यह कोई नया बल नहीं है, बल्कि प्रकृति में विद्यमान बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, इन्हीं बलों में से कोई बल एक ऐसा हो सकता है जो कि अभिकेंद्र बल का कार्य करे। जब देखिए आप समतल पर मुड़ान आता है सड़क पर, तो वहाँ पे कार जब मुड़ती है तो उसको आवश्यक जो अभिकेंद्र बल होता है वह कार के टायरों तथा जमीन के घर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है? कार के टायर तथा जमीन के बीच जो घर्षण बल लगता है, सड़क पर लगने वाला घर्षण बल है, उसी के कारण उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होगा ना, या बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा, तो मुड़ान पे मुड़ते समय कार मुड़ के नहीं बल्कि कार फिसल जाएगी। क्या होगा? फिसल जाएगी। जो आवश्यक घर्षण बल है जिसके कारण हमें अभिकेंद्र बल मिल रहा है, अगर उसका मान कम मात्रा में है, जैसे आप देखिए बरसात के दिनों में जब सड़कें गीली रहती हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, मुड़ान पे गाड़ियां फिसल जाती हैं ना। उसका कारण यही है कि गीली सड़कों पर घर्षण बल कम मात्रा में मिल पाता है।
और जब घर्षण बल कम मिलेगा तो कार मुड़ने की बजाय फिसल जाती है, क्योंकि उसके टायरों के बीच घर्षण उत्पन्न नहीं हो पाता। क्लियर है? अगला पॉइंट है डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति। अब देखिए, कोई डोरी से बांध लीजिए, जैसे आप बाल बांध लिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी डोरी है, इस पर आपने कोई बाल बांध लिया ना, गेंद उसी डोरी पे बांध लिया और उसको क्षैतिज वृत्त में अगर उसको हम घुमाते हैं, इस डोरी को क्या करते हैं, घुमाते हैं ऐसे क्षैतिज वृत्त में, तो देखिए इस डोरी को आपको क्या अंदर की ओर खींचना पड़ता है, नहीं खींचना पड़ता है। अगर डोरी आप अंदर की ओर नहीं खींचेंगे तो आपकी बाल क्या होगी, घूमेगी नहीं, बल्कि कहाँ, बाहर गिर जाएगी ना। तो अंदर की ओर इस डोरी को खींचना होता है, इसी द्वारा, इसी के कारण इसका अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। किसकी ओर, केंद्र की ओर। आप डोरी को अंदर की ओर खींचते हैं और अंदर की ओर खींचेंगे तो क्या मिलेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। क्लियर है? उसके सेंटर की ओर आप डोरी को खींचे रखते हैं। आ रहा समझ में? तो इस तरह से डोरी से बंधे कण की जो गति होगी उसमें भी अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। अगर अभिकेंद्र बल कार्य नहीं करता है तो डोरी से बांध कर गेंद को घुमाना संभव नहीं है। क्लियर है? आगे दिया है प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति। अब यहाँ से कैसे आप पॉइंट समझ सकते हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जैसे आप देखिए आपकी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है ना। कैसे प्राकृतिक घटनाओं में कैसे आ सकता है विकेंद्र बल, ये मान लेते हैं सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, बताइए, आपकी पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना। तो चारों ओर जब सूर्य के चक्कर लगाएगी तो ये क्या कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, नहीं कर रही है, वृत्ताकार मार्ग पर निरंतर यह गति करती है। इसी को हम वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर है? अब जब वृत्तीय गति करेगी तो स्वाभाविक है इस पर अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, और जो अभिकेंद्र बल यहाँ से कार्य करता है, पृथ्वी को जो अभिकेंद्र बल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बताइए, गुरुत्वाकर्षण से। वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी को अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। क्लियर है? प्राप्त होता है ना। इसी तरह आपका चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है ना, तो वहां भी कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल, और उसको प्राप्त कहां से हुआ, अभिकेंद्र बल आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करता है उसी से उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। आ रहा समझ में? अब आगे देखिए, अगला पार्ट है परमाणु में वृत्तीय गति ना। अगले पॉइंट को कैसे हम समझ सकते हैं, परमाणु में वृत्तीय गति। ठीक, अब देखिए ये आपका एटम है, क्या है, एटम है, परमाणु ना। मैंने बताया था परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और वृत्तीय गति, वृत्ताकार मार्ग में चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन ना। इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब ये बताइए, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार मार्ग पर, तो क्या होगा, वृत्तीय गति हुई ना। अब वृत्तीय गति है, इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ये बाहर क्यों नहीं भाग जा रहा ना, क्यों उसी पथ पर बार बार ऐसे चक्कर काट के गति कर रहा, क्यों, क्योंकि इस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है ना। अगर अभिकेंद्र बल कार्य नहीं करेगा तो यह चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पे गति नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब देखिए अभिकेंद्र बल इसको कहाँ मिला, कैसे मिला इसको अभिकेंद्र बल। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब ये जो
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस और प्लस, ये परस्पर स्थिर वैद्युत बल के कारण बंधे रहते हैं। कैसे? कौन सा बल कार्य करता है? परस्पर स्थिर वैद्युत बल ना, इस बल के कारण इनको क्या मिलता है? अभिकेंद्र बल मिलता है ना। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वृत्ताकार मार्ग पे, इसको अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त हुआ? उसके लगने वाले परमाणु के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के कारण। क्लियर है? आ गया समझ में? तो ये 4 एग्जाम्पल थे। आ रहा ना? आप देखें कार का सड़क पर मुड़ना, वहां पे कैसे घर्षण बल कार्य करता है, किस तरह से अभिकेंद्र बल कार्य करता है। आगे आप देखते हैं किसी कण को डोरी से बांधकर यदि क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कैसे प्राप्त होता है ना। फिर प्राकृतिक घटनाओं में कैसे संभव है, इसके बाद आपका परमाणुओं में कैसे वृत्तीय गति संभव होती है। आ गया समझ में? एक पॉइंट और आता है, यहीं से आगे लिखिएगा, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल उत्पन्न करना ना, अभिकेंद्र बल उत्पन्न करना। कैसे अभिकेंद्र बल हम उत्पन्न कर सकते हैं? अभिकेंद्र बल उत्पन्न करना ना, दैनिक जीवन में हम अभिकेंद्र बल कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? एग्जाम्पल तो आपने पढ़ लिया कि यहाँ अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अगर उत्पन्न करने की बात आए तो हम कैसे समझ सकते हैं? आप देखते हैं मित्र, ध्यान दीजिएगा, जब आप साइकिल सवार को देखते हैं, अगर वह साइकिल चलाते हुए जा रहा होता है तो किसी मोड़ पर अपने आप को साइकिल सहित उस मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। आप देखते हैं कि ये मान लीजिए सीधी रेखा पर, समतल रेखा पर कोई साइकिल सवार गति करता है। क्या करता है? साइकिल सवार गति कर रहा है, गति कर रहा है ना। इस पर कोई भी साइकिल सवार है, ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है ना। ऐसे साइकिल चलाते हुए जा रहा है। अब देखिए जब ये सड़क क्या होती है, अचानक इस पर मोड़ आता है, ऐसे मोड़ आ गया ना, सीधा चला जा रहा था साइकिल चलाते हुए, अचानक मोड़ आता है। अब ये बताइए, अगर ये उसी रफ्तार से सीधा जाएगा तो क्या होगा? साइकिल क्या होगी? फिसल जाएगी, फिसल जाएगी और वह गिर सकता है ना। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए साइकिल सवार क्या करता है? साइकिल सहित अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर, ये मोड़ है, इसका सेंटर होगा यहाँ पे, इस केंद्र की ओर साइकिल सहित क्या करता है? साइकिल सहित अपने आप को क्या करता है? झुका लेता है ना, झुका लेता है। अब देखिए, झुका लेगा अपने आप को, ऐसे झुका लिया साइकिल सहित उस केंद्र की ओर, तो चूंकि केंद्र की ओर झुका रहा है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो गया ना। अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है और उसकी जो स्पीड है, चाल है, वह कम हो जाती है ना। चाल कम हो गई और उसको बड़ी त्रिज्या का मार्ग अपनाना पड़ता है। क्या यह तुरंत मोड़ लेगा? ऐसे तुरंत दर से साइकिल नहीं मुड़ जाएगी। उसको मोड़ में मोड़ने के लिए थोड़ा सा बाहर से अधिक मात्रा का त्रिज्या का पथ अपनाना पड़ता है ना, थोड़ा अधिक लंबाई से मोड़ना पड़ता है, तभी उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है और फिर साइकिल सवार चला जाता है ना, साइकिल फिसलती नहीं। तो लिख लीजिए, उत्पन्न करना कैसे आप उत्पन्न कर सकते हैं अभिकेंद्र बल। इसमें लिखिएगा, साइकिल सवार अपनी साइकिल को, साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते
मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है ना। कहाँ? साइकिल सहित अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है, जिससे उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए मित्र, यहाँ से एक प्रश्न और आता है। साइकिल सवार के झुकने का कोण, ठीक है। पूछा जाता है कितने कोण से झुकाना होगा, साइकिल सवार को उस मोड़ की ओर कितने कोण से झुकाना होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर v²/rg, ये साइकिल सवार के झुकने का कोण प्राप्त हो जाएगा। कितने कोण से साइकिल सवार झुका है ना, tan थीटा बराबर v²/rg। v स्क्वायर क्या है? v क्या है? रेखीय वेग है ना, आप जान चुके हैं v रेखीय वेग है। r क्या है? उस वृत्ताकार या उस सवार की मार्ग की त्रिज्या है। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर है? आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि वृत्ताकार मार्ग की लंबाई इतनी है और वह साइकिल सवार 10 मीटर प्रति सेकंड के रेखीय वेग से गति करता हुआ जा रहा है। अचानक मोड़ आ जाने पर साइकिल सवार को कितने अंश के कोण से मोड़ना चाहिए ताकि वह साइकिल से गिरे नहीं ना, साइकिल फिसले नहीं। तो tan थीटा बराबर v²/rg। क्लियर है? कर लेंगे ना। अब देखिए अगला पॉइंट आ रहा है। यहाँ से आपने देखा कि वह मोड़ को घुमा लिया ना, तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r, F बराबर mv²/r प्राप्त हो जाता है ना। लेकिन अगर यह घर्षण बल जो लग रहा है, आपका घर्षण बल का जो मान है, घर्षण बल का मान उससे यदि कम है ना, क्या है? घर्षण बल के मान से कम है, mv²r आपने पता चल गया कि अभिकेंद्र बल मिल गया। लेकिन जो जमीन और टायरों के बीच घर्षण बल कार्य कर रहा है, अगर उस घर्षण बल के सीमांत मान ना, इस घर्षण बल के सीमांत मान कौन सा हो जाएगा? μs_mg। ये जो घर्षण बल का सीमांत मान है μs_mg, इससे अभिकेंद्र बल का मान कम होगा तो साइकिल फिसल जाएगी। क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है, यदि घर्षण बल के अधिकतम सीमांत मान से उसका मान कम होगा तो इस कंडीशन में यानी mv²r इज लेस देन μs_mg, ये कंडीशन बनेगी तो साइकिल क्या होगी? साइकिल फिसल जाएगी। ठीक है? क्या होगा? साइकिल ठीक है, क्या होगा? साइकिल फिसल जाएगी। अब इसी कमियों को बचने के लिए साइकिल सवार क्या करता है? अपनी चाल को कम कर देता है, ठीक है। तथा क्या करता है? तथा बड़ी त्रिज्या r का मार्ग अपनाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करता है? बड़ी त्रिज्या का मार्ग अपनाता है और अपनी चाल को मोड़ की ओर कम कर देता है। समझ रहे हैं ना? ऐसी कंडीशन
से बचने के लिए वो क्या करता है, अपनी चाल को कम कर देता है और बड़ी त्रिज्या का मार्ग अपनाता है, जिसके कारण साइकिल नहीं फिसलती है। क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं हम। यदि मोड़ को बिना फिसले पार करने के लिए उसकी अधिकतम अनुमत चाल Vmax है ना, Vmax है। मैक्स का मतलब समझ रहे हैं, V मैक्सिमम है ना, तब ठीक है। जब हम जानते हैं कि चाल को कम करना पड़ेगा तो एक स्थिति ऐसी होगी जो अधिकतम चाल आएगी ना, तो यहां से क्या आएगा, आपका जो अभिकेंद्र बल है V मैक्सिमम स्क्वायर अपान R बराबर म्यू एस एम जी। किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस एम जी। अगर इससे इसका मान कम होगा तो साइकिल फिसल जाएगी ना। इसीलिए बचने के लिए यह दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एम बी मैक्स का स्क्वायर अपान आर बराबर म्यू एस एम जी। तो यहाँ से अगर हम अधिकतम चाल ध्यान दें, अधिकतम चाल निकालें तो क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ से V मैक्सिमम अगर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू एस आर एम जी। क्या हो जाएगा, म्यू एस आर एम जी। क्लियर है? क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम बराबर क्या होगा, म्यू एस आर एम जी। ठीक है, यहाँ से V मैक्सिमम बराबर म्यू एस आर एम जी। इतना उसकी स्पीड आनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा ना। जो अधिकतम चाल है वो किस पर डिपेंड करती है, म्यू एस आर एम जी पर आती है। क्लियर? चलिए इतना अधिकतम चाल हो गई। तो ये थी आपकी क्या, जो साइकिल सवार है उस पर कैसे अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से क्या आएगा बताइए। अगला एग्जाम्पल, रेल की पटरियों के बीच ना क्या रखा जाता है, कुछ झुकाव रखा जाता है। दूसरा लिखिएगा इसी में, मोड़ पर सड़कों व रेल, लिखिएगा मोड़ पर सड़कों व रेल की पटरी में स्थान रखा जाता है। मोड़ पर सड़कों व पटरियों के बीच कुछ स्थान रखा जाता है। क्लियर है? क्या करते हैं, कुछ खाली स्थान रखा जाता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कुछ स्थान या कुछ ढलाव रखा जाता है ना, कुछ ढलाव रखा जाता है। ठीक, जिसके कारण हमें अभिकेंद्र बल मिल जाता है ना, और मार्ग हमारा जो भी वस्तु चल रही होती है वो फिसलती नहीं। ठीक है, आ रहा समझ में इतना। तो ये था आपका अभिकेंद्र बल। क्लियर? कैसे अभिकेंद्र बल कार्य करता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसको उत्पन्न करने का तरीका आ रहा समझ में सभी को। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे अपकेंद्र बल।
ना, कैसे अपकेंद्र बल है। फिर अपकेंद्र बल पर एक युक्ति आती है जिसे अपकेंद्रित बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है ना, अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।